स्वागत है आज फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो तो बहुत मस्त होने वाली है, क्योंकि आज साइंस का जो फिजिक्स है उनका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आज जो है आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, चलिए अब तैयार रहिए। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार है और वीडियो को सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए आज की क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रकाश, क्वेश्चन एक देखिए, प्रकाश की परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस बार पूछ देगा। ठीक है, 2024 में। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है ना। वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में, प्रकाश के स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश के स्रोत पूछता है बहुत कम। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये स्रोत जो है कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकृति स्रोत, एक होता है ना अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, चलिए इसको इग्नोर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात ये 3 नंबर का पूछेगा आपको, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप इस आता है बहुत कम, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन जो है, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, 100% आने वाला है। ठीक है, अब इसको पूरा रट लीजिए। ठीक ना, रीडिंग कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीडिंग 100% कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से व परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर ना मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु के प्रतिबिंब उसे उस बिंदु के प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आवाज़ अगर थोड़ा सा कट आ रही है तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी तो सेटअप सही से नहीं है और मेरे माइक भी नया है, तो कोशिश करूँगा कि माइक थोड़ा सही मिल जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर पचमा देखिए। ठीक है, पचमा जो VVI लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% पूछने वाला है। 100% आप लिख लीजिए, ये पूछेगा ही पूछेगा। वास्तविक प्रतिबिंब और तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए दोनों का परिभाषा क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बोलिएगा, ठीक है, तो लिखिएगा दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसे पर्दे पर ना उतारा जा सकता है, यानी मिनी पर्दा जैसे हो गया। ठीक है, इस सब में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक ना, प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो आप बोल सकते हैं कि उल्टा बनाता है या किस पे उपयोग किया जाता है। ठीक ना, देख देगा टीवी, ठीक ना, बहुत सारा चीज़ लिख देगा, तब याद रखिएगा कि किस पे करता है, तो मिनी पर्दा पे, ठीक ना, पर्दे पे। चलिए उसी में देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब दिया था। दर्पण से क्या बोला था ये, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशित ने जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता और इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता,
अब इसको पर्दे के अनुसार नहीं सकते हैं, ठीक ना, मिनी पर्दा में इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, याद भी कर सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ठीक ना। क्योंकि गोले दर्पण किसे कहते हैं बहुत कम पूछता है। गोले दर्पण दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है, बहुत कम है आसारण। हाँ, अवतल दर्पण हो सकता है, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, ठीक है, तो अब याद रखिएगा। और 7 नंबर अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखें, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पूछता बहुत कम है, इस बार शायद पूछ ले, अब पूछेगा बहुत कम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। कितने नियम होते हैं तो याद रखिए, इसके 4 नियम होता है। पहला जो नियम होता वो अवतल दर्पण प्रयोग जो होता वो क्या होता, हजामत के रूप में जो नाई जो बनाता है ना शीशा, ठीक है, उसमें उपयोग किया जाता। और वाहन का जो हेडलाइट होता, ठीक है, उस पर उपयोग किया जाता। और रोगी की आँख, नाक, कान आदि में जांच करने के लिए, ठीक है। और जो सौर मिट्टी होता है सूर्य से आते हुए ऊर्जा को एकत्रित करता है, ठीक है। इसका नोट कुछ है, ठीक है, देख लीजिएगा, आपको बता दें। नोट में बताया है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। अवतल में क्या बोला, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगा, और उत्तल दर्पण में क्या बोला, हमेशा काल्पनिक ही बनेगा, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन आ गया एक VVI, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्टार बना करके लिख लीजिए और याद कर लीजिए, आपको 100% कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करना, बहुत शॉर्ट वीडियो में लेके चलना। देखिए क्वेश्चन कह रहा, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक ना, तब प्रकाश की किरणें अपने पद से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। मुड़ने के ही इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। उसका जो नियम भी होता है, देखिए क्या क्या होता है आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो क्या होता है, देखिए पहला जो है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक और निर्वात में होती है, ठीक है। उसके बाद हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है, कितना है, 3 लाख, ठीक ना, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। उसी को अगर बात करें हम पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है, तो पानी में कितना होता है, देखिए पानी में होता है 2 लाख, ठीक ना, 25,000 किलोमीटर, ठीक ना, प्रति सेकंड। उसी में अगर कांच में बात करें तो ये होता 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए ये पूछ भी क्या है, संघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछता, अब इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए कांच का एक उत्तल लेंस अवतल लेंस का प्लास्टिक, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, स्टार बना के याद कर लीजिए। तो ये क्या है, प्रत्येक टुकड़ों को किसी पुस्तक के पास बारी बारी से लाते हैं और ध्यान से देखते हैं कि यदि छिपे हुए अक्षर बड़ा दिखाई दे, ठीक है, तब वह उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अगर बड़ा दिखा दे उत्तल लेंस और छोटा दिखा दिया तो अवतल लेंस, ठीक है। चलिए बहुत कम मात्रा में पढ़ते हैं। हाँ लेंस की क्षमता बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता नहीं के बराबर। लेंस किसे कहते हैं ये चीज़ पूछ लेता है, ठीक है, तो अब याद कर लीजिएगा लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, ठीक ना, अपवर्तनांक क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता, अब याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोले, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, अर्थात ना अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम के प्रकाश की चाल, ठीक है। और
मुझे नोट भी कुछ दिया हुआ, ठीक है। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए आप, ठीक है। 13 नंबर VBI, ठीक है। बात करें अगर ये तो VBI क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। अपवर्तन के कितने नियम हैं लिखें, ठीक है। इनके 2 नियम होते हैं, ठीक ना। दोनों नियम आप देख सकते हैं। और थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, चलिए देखिए। क्वेश्चन कर रहा है साबित करें, ठीक है। तो ये चीज़ आ सकता है F बराबर R/2, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता, अब इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, ये चीज़ आपको 15 नंबर जो है, ठीक ना। मनुष्य सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं या दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछते का 100% इस बार, ठीक है। और इस पर आपका चांस है, अगर अच्छा खासा अगर आप लिख दिए ना 100% कहते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन से आपको कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। 400 प्लस नंबर लाइएगा इस बार, अगर सही से लिख दिए तो। चलिए, हाँ, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए चलते हैं। अब देखिए अगला जो है मानव नेत्र क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, अब इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए, और समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त यार हैं जो कि मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले इस बार 2024 में, ठीक है, जो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ याद कर लीजिए, 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करें, ये 100% पूछता है, ठीक है। ये 100% पूछता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्यों हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसी तरह मेरे वीडियो में जुड़े रहिए, आपको अगला सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा बहुत ही जल्द। और कल आपको 7:30 बजे, ठीक है, सॉरी 7:30 बजे नहीं, उससे पहले आपको एन समझ लीजिए 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। देखिए नेत्र की क्रिया विधि वर्णन करें, ठीक है। नेत्र की, ये क्वेश्चन इस बार पूछने वाला है, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और ना समंजन क्षमता किसे कहते हैं, ये नहीं पूछता, चलिए इसको छोड़ दीजिए। हाँ, नेत्र दोष क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, आप याद कर लीजिए कि ना मानव नेत्र किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर न्यूनतम से लेकर अंत तक स्पष्ट देख लेती है। कई कारणों से जब नेत्र इसके बीच में रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है, इसी कमी को नेत्र दोष कहते हैं, ठीक है।
अगर 25 सेंटीमीटर के नीचे रखते हैं, ठीक है। उन नेत्र दोष जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक निकट दृष्टि दूर, दूर दृष्टि दूर, एक जड़ा दृष्टि दूर, जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। चलिए, और देखिए इसमें पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो कहने का तो क्या हुआ कि वह दूर की वस्तु को जो ना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है, नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इसीलिए, ठीक ना, स्पष्ट दृष्टि अंत तक ना होकर कई निकट बिंदु होता है, जिसको हम निकट दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, जो नज़दीक वाले उसको देख लेता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और जो नज़दीक वाले को देख लेता है, दूर वाले को नहीं, उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष का कुछ कारण भी है, ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप ज़रूर एक बार व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, ठीक है, और आपको जो है PDF हम बहुत जल्द भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, लिखा हुआ। अब स्क्रीनशॉट लेते चले जाए, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि पूरा चैप्टर का बताना है। चलिए भी आई है, ठीक है ना। देखिए जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए। चलिए आपको पढ़ के भी सुना देते हैं। देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस में, ठीक ना, समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ना तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु, अर्थात नेत्र निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित होती है, यानी दोनों पाए जाते हैं। उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष अगर कहें अपना भाषा में तो जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है, मोतियाबिंद कहते हैं। देखिए उसको उपचार का भी है, क्या करना चाहिए कि इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें वायु, ठीक ना, फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मे में ऊपर का भाग दूर की वस्तु को देखने के लिए तथा नीचे वाला भाग पढ़ने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 6 नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, ठीक है, ये याद कर लीजिए, 100% आएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा कि प्रकाश के वर्णन विवेचन को दिखाने के लिए एक समतल दर्पण को इस प्रकार, ठीक ना, व्यवस्थापित करते हैं कि सूर्य का प्रकाश इससे परावर्तित होकर एक ऐसे कमरे में प्रवेश करे जिनके अन्य सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो। अब प्रकाश के रास्ते में एक, ठीक ना, गत्ते को रखते हैं, इसमें, ठीक ना, महीन छिद्र होता है ताकि इस छिद्र से प्रकाश की किरण गुजर सके। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए बहुत कम पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात है छुपा हुआ, ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, आपको बता देते हैं। अगर उसी में आपको पूछ ले, ठीक है, प्रकाश की किरण के पद में एक, ठीक ना, प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसमें परावर्तक सतह से प्रकाश की किरणें प्रवेश करे, एक दूसरी सतह से बाहर निकले। अब सामने एक सफ़ेद पर्दा डालते हैं जिस पर 7 रंगों की पट्टी बनती है, जिसे ठीक ना स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक ना, जिसको प्रिज्म है, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। देखिए होता है कि इसमें 7 रंग होता है। पहला जो होता है सबसे ऊपर में लाल होता है,
उसके बाद नारंगी, पीला, हरा और नीला, जामुनी तथा बैंगनी रंग होता है। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ बता दें आपको कि लाल रंग का जो है ना तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है, जिसका वजह से इसका विचलन जो है ना सबसे कम होता है, इसीलिए इसको लाल रंग जो है रेल के पटरी यानी फाटक में भी लगाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो वर्षा होने के बाद प्रकाश की किरणें हवा में लटके वर्षा की बूंदों के कारण प्रकाश के रंग थी ना का 7 रंगों में थी ना बिखराव हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और सूर्य के विपरीत दिशा में एक इंद्रधनुष का आकार थी ना रंग पट्टी तैयार हो जाती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष में ना आंतरिक कोर बैंगनी तथा बाहरी कोर में लाल होता है। ठीक है, लास्ट में बैंगनी होता है और ऊपर में लाल होता है। ठीक है, चलिए। प्रकाश का ना वर्गीकरण क्या है, ये उन्हें पूछता है, आपको इसको याद करना नहीं। चलिए, हाँ, आसमान नीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, अब याद कर लीजिए। ठीक है, जो पूछने वाला वही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों से टकराती है, तब ठीक ना सूक्ष्म कण अर्थात गैस के ठीक ना अनुप्रकाश की किरणें ठीक ना क्या परिकिरणित करता है, तब नीले रंग का ठीक ना परिकिरण सबसे अधिक होता है, जिसके कारण आसमान का रंग नीला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपको पूछने वाला कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 100% इस बार पूछेगा। ठीक है, VVI है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको क्या लिखा? ग्रह तारों की अपेक्षा सबसे नजदीक होता है, ठीक ना, इनसे इतना प्रकाश ठीक ना उत्पन्न होता है कि वायुमंडलीय ठीक ना परतों में ठीक ना घनत्वों में अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में ठीक ना अपेक्षाकृत उन्नगन कभी कभी अनुभव होता है। ये स्थान रूप में चमकते रहते हैं। ठीक ना तारों से चलने वाला प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न और घनत्व वाले ठीक है पर्दों से गुजरने पर किरणों के पद में विचलन होता है। तारों का जो प्रकाश का विभिन्न क्षेत्रों का परिवर्तन जो होता है, और तारे के जो क्या लगा निर्दिष्ट स्थान के इधर उधर तो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो तारे ठीक ना गाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ग्रह नहीं। ठीक है, सॉरी, देखिए क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन था तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, याद कर लीजिएगा। तो तारे वाला जो है इस बार नहीं पूछेगा। चलिए देखिए, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसमान में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद भी कर सकते नहीं भी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, विद्युत धारा किसे कहते हैं? याद कर लीजिए आप 100%। विद्युत धारा का ना तात्पर्य बिजली है। हमारे दैनिक जीवन में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें टीवी, कंप्यूटर, फैन इत्यादि। विद्युत धारा का ठीक ना तात्पर्य ठीक ना आवेशों में व्यवस्थापित प्रभाव से है। चलिए, विद्युत धारा का चालक जो पदार्थ है देख देते आसान है। ठीक है, और हम लोग फिर आगे पढ़ते। ठीक है, देखिए विद्युत धारा का जो विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, जिससे विद्युत होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग
ठीक है, जिससे विद्युत नहीं उत्पादन कर सकते। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जिससे बिजली के करंट नहीं आती हो, करंट नहीं लगता हो, उसे कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, गोबर, प्लास्टिक, ठीक ना, और चमड़ा, ये सब में करंट नहीं आता। ठीक है, ये सब आप पहन के बिजली की कोई भी रिपेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पूछ दे, ठीक ना, विद्युत का SI मात्रक क्या, तो जूल, ठीक है, और प्रति कूलम। ठीक है, चलिए वोल्ट क्या है ये पूछेगा आपको, वोल्ट क्या है। ठीक है, अब याद कर लीजिए। यदि एक, ठीक ना, कूलम, ठीक ना, आवेश को आंतरिक से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभाग 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक होता है विभवांतर, किसे कहते हैं, विभवांतर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछता भी नहीं भी पूछता, अब याद कर लीजिएगा। चलिए मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल क्या है ये भी नहीं पूछता। हाँ, आपको बैटरी भी ये भी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आमीटर किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आमीटर, वोल्ट मीटर क्या है ये को सब क्वेश्चन पूछेगा। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में परिवाहित हो रहे विद्युत धारा की माप करता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके, ठीक ना, धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करे तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकले। ठीक है, वोल्ट, देखिए ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये पूछता है बहुत कम। ठीक है, ये भी बहुत कम पूछता है। ठीक है, इसका नियम आमीटर, ठीक ना, ओम के नियम किसने और कब किया। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा खाली इसको। ठीक है, कि कब किया, तो सन 1826 ईस्वी में। ठीक है, और कौन किया था, ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक ने किया था, तो ना जॉर्ज साइमन वैज्ञानिक ने, ओम ने। ठीक है, ये चीज़ याद कीजिएगा बस। ओम के नियम क्या है, चलिए ये मत नहीं पूछता है, चलिए हटाइए। जो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला उसको नहीं पढ़ना। प्रतिरोध क्या है ये भी नहीं पूछता। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे और सारा क्वेश्चन है। और तब तक में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और नए, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, तैयारी जम के कीजिए। इस बार 100% आप फेल होने की करार में नहीं है। अगर आपको इतना भरोसा है कि सेकंड डिवीज़न आप ला सकते हैं तो इस बार आपका फर्स्ट डिवीज़न 100% आएगा। ठीक है, चलिए आपको वीडियो के बीच में एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबकीय क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, आप याद कर लीजिएगा। चलिए पढ़। चुंबक एक पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह चुंबक के कोष स्वतंत्र रूप से, ठीक ना, लटकाया जाए तब वह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। ठीक है, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव वाले क्षेत्र चुंबक अधिक होता है और क्या लगा सजातीय ध्रुव में, ठीक ना, विशेषण तथा, ठीक ना, विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चुंबक के क्षेत्र के रेखा गुण, रेखा गुण, चलिए
मैक्सवेल की दाहिने हस्ते नियम, ये पढ़ लीजिएगा आप, 100% ये आने वाला, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए। चलिए हम पढ़ के भी सुना देते हैं आपको। यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा, ठीक ना, विद्युत धारा की दिशा, ठीक ना, बतलाती है, तब हाथ की बाकी उंगलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक है। चलिए, और फ्लेमिंग के जो आम हस्ते नियम है ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत कम पूछता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अभी बहुत कम पूछता है ये ना। चलिए देखिए, एक चीज़ याद कर लीजिएगा, फ्यूज क्या है, ठीक है। फ्यूज क्या है और किसे कहते हैं, अब ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इधर मत पढ़िएगा लेकिन फ्यूज पढ़ लीजिएगा, ये 100% इस बार पूछेगा ही आपको। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं और स्क्रीनशॉट आप ले करके रख लीजिए और पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्यूज किसे कहते हैं, तो एक देखिए आपको पढ़ के सुनाते हैं। फ्यूज ऐसे तार के एक टुकड़ा है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक तथा, ठीक ना, गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम गलता, फ्यूज कहलाता है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग तो वैसा तार को कहते हैं जो एक टुकड़ा होता है जिसके माध्यम से करंट आती है, लेकिन उस पर लोड पड़ने के बाद वो क्या होता है, बहुत कम गलता, इसीलिए उसको हम लोग फ्यूज कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिएगा 9 नंबर को, ठीक है। देखिए बात करें क्या, ठीक ना, क्या लिखा, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर है, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिएगा और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए पर्यावर्ती धारा ले लीजिए, दृष्टि धारा ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। विद्युत बल्ब में, ठीक ना, निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, जो लाल बल्ब जो है उसके अंदर कौन सा गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, ठीक है। तो देखिए बल्ब के अंदर टंगस्टन का एक तार रहता है, इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर, ठीक ना, उपत्र ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और, ठीक ना, बल्ब फ्यूज कर जाएगी, फ्यूज हो जाती है। इसी कारण कि बल्ब के अंदर निष्कासन गैस, ठीक ना, आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज ना हो, ठीक है। इसलिए बल्ब जब जैसे उड़ेगा तो देखिए उससे अंदर से गैस निकलेगा एक सफ़ेद वाला, ठीक है। चलिए लुप्त पतन से आप क्या समझते हैं, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, इस बार की उम्मीद तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता परिभाषा, ये भी नहीं पूछता है, अब मत याद कीजिए, ठीक। चलिए देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको भी नहीं पूछने वाला ये क्वेश्चन, हाँ ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, कि नाभिकीय विखंडन क्या है, ठीक है, ये पूछता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रम है जिसके यूरेनियम, ठीक ना, 235 जैसे भारी परमाणु तथा अस्थायी, ठीक ना, नाभि टूटकर माध्यम भर, ठीक ना, भार वाले दो नाभिक का निर्माण करता है तथा ऊर्जा की अति विशाल मात्रा उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए फ्यूज क्यों लगाया जाता है, ये आप ऐसे भी आपको याद होगा फ्यूज क्यों लगाया जाता है, ठीक है। देखिए
ऊर्जा के स्रोत क्या है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, देखिए ऊर्जा के स्रोत पढ़ लीजिएगा तो बहुत सही रहेगा। इस बार पूछने वाला है, नहीं भी पूछेगा तो बहुत कम पूछे। ईंधन के बारे में आप लोग को पता भी होगा, ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा, ये 100% पूछने वाला है 2024 में। ठीक है, चलिए, और आप फटाफट शेयर कर दीजिए, अब तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आपको पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। क्या लगा, ग्रीन हाउस का प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड जैसे देशों द्वारा होता है, जिसको CO2 लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को पार कर देती है, और परंतु दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण को पार करने नहीं देती है, जिसके कारण वह परावर्तित होकर पृथ्वी तल पर ही आ जाती है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह कार्य करता है, जिसके कारण सूर्योदय के बाद भी पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके बात करें को डेनमार्क को जो है पवन ऊर्जा का देश भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा सब क्या समझते हैं, ये अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, चलिए याद करिए। क्या लिखा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम लोग सूर्य ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। सूर्य लगभग 5 वर्षों से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा विकिरण कर आगे बढ़ाती है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, स्टार लगा लीजिएगा उसमें। जीवाश्म ईंधन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछने वाला है, याद कर लीजिएगा। और नाभिक ऊर्जा जो पढ़े थे ऊपर हम लोग, ठीक है, विखंडन, ठीक है, वो यहाँ भी है, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और नवीकरण आपको याद भी होगा। ठीक है, 8 नंबर याद कर लीजिएगा। नवीकरण और नवीकरण में क्या अंतर है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताने वाले कभी कभी। ठीक, तो आप गौर से सुनिएगा बातों को। ठीक है, चलिए 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 फटाफट लाइक कीजिए। चलिए आपको एक चीज़ भूल गए थे। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को आप 100% पहले याद कर लीजिए। ठीक है, जिसको जीवाश्म ईंधन के जलने के उत्पन्न प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक, चलिए, जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमा तक दहन प्रक्रम की क्षमता में वृद्धि करके एक कम किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोवों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होने के अतिरिक्त विद्युत करने की भी इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब तक प्राप्त विद्युत से भी ईंधन जलने के संबंधित प्रदूषण कम की जा सकती है। ठीक है, चलिए।